बीते कुछ दिनों पहले 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास का हमला होता है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन यूएस शिप और वारप्लेन्स को इजरायल के सपोर्ट में आगे कर देते हैं। इससे पहले मिस्टर ओबामा भी अपने 8 साल के कार्यकाल में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ एक मौके को छोड़कर हर बार इजरायल का समर्थन करते नजर आए हैं। यही नहीं बल्कि रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने भी डिस्प्यूटेड जेरूसलम को इजरायल की कैपिटल के रूप में रिकॉग्नाइज किया और अमेरिकी एम्बेसी को वहां शिफ्ट भी किया। ट्रंप के ही एडमिनिस्ट्रेशन ने गोलन हाइट, जो कि सीरिया की टेरिटरी थी, जिसे 1967 में इजरायल द्वारा कब्जा कर लिया गया था, उसे भी इजरायल के हिस्से के रूप में माना। क्या आपको लगता है कि यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? अगर नहीं तो क्या आपके दिमाग में यह सवाल आता है कि आखिर यूएसए हमेशा इजरायल को हर मौके पर बैक क्यों करता है? इसी सवाल को समझने और इसके जवाब को जानने की कोशिश आज हम इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं गौरव सिंह। सबसे पहले अमेरिका इजरायल रिलेशंस के बैकग्राउंड को ब्रीफ में जानेंगे। उसके बाद यह समझेंगे कि यह रिलेशनशिप इतनी खास या स्पेशल क्यों है। साथ ही में अलग अलग यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यूएस इजरायल रिलेशनशिप डेवलपमेंट को देखेंगे। इसके बाद हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा के विषय कि आखिर यूएस इजरायल का समर्थन हर मौके पर क्यों करता है, उसे डिस्कस करेंगे। और अंत में यूएस इजरायल के टेंशंस के बारे में भी ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं पहले पिलर की ओर। अमेरिका इजरायल रिलेशंस के बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इजरायल के बनने के कई वर्षों पहले से ही भी यूएस एक आइडिया ऑफ कॉमन ज्यूइश लैंड की बातें करता रहा है। 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन आता है, जिसमें ब्रिटेन पैलेस्टाइन के अंदर एक कॉमन ज्यूइश लैंड की बातें करता है। इसके महज 2 साल बाद 1919 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन अपनी एक स्पीच में कहते हैं कि एलाइड नेशंस इस बात पर एकमत है कि पैलेस्टाइन के अंदर एक ज्यूइश कॉमनवेल्थ की नींव रखी जानी चाहिए। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए जब हम 1948 में पहुंचते हैं तो यह हम पाते हैं कि यूएस पहली ऐसी कंट्री है जिसने इजरायल को एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया था। उस वक्त तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन, जिन्होंने 1952 के अपनी स्पीच में कहा था कि आई हैड फेथ इन इजरायल बिफोर इट वाज एस्टेब्लिश्ड, आई हैव फेथ इट इन नाउ। इन सब के बीच एक दो अनहैप्पी मोमेंट भी यूएस इजरायल रिलेशंस में देखने को मिलते हैं। 1956 में जब इजरायल अलोंग विद फ्रांस एंड ब्रिटेन सुएज वार लॉन्च करता है तो यूएस का आइजनहावर एडमिनिस्ट्रेशन इससे खासा नाराज दिखाई देता है। आइजनहावर यहाँ तक कि इजरायल के एड को कट करने की भी बातें करते हैं। सिमिलरली 1960 में यूएस के कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इजरायल के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चिंताएं व्यक्त की थी। 1967 में कहानी में एक मेजर ट्विस्ट आता है और 6 डेज वॉर में इजरायल बिना अमेरिका के सपोर्ट के जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट को पूरी तरह परास्त कर देता है और कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लेता है। यह घटना यूएस को इजरायल का और भी करीबी बना देता है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हराए हुए देशों में इजिप्ट और सीरिया सोवियत के एलाइज होते हैं। इससे अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक ऐसा रिलायबल पार्टनर मिल जाता है जिससे सोवियत यूनियन को कोल्ड वॉर में कंटेन किया जा सके। इसके अलावा इजरायल में हर बार पीस एफर्ट्स में यूएस अपना रोल बखूबी अदा करते आया है, चाहे वो 1978 का कैंप डेविड एग्रीमेंट रहा हो, 1993 का ओस्लो एकॉर्ड रहा हो या 2020 का वेस्ट एशियन प्लान रहा हो। इन सब में यूएस इजरायल की तरफ से मुखर रहा है। बात यदि 2020 के वेस्ट एशियन प्लान की करें तो डोनाल्ड ट्रंप यूनिलैटरली एक प्लान प्रपोज करते हैं जिसके तहत एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट की बातें होती हैं और वेस्ट बैंक सेटलमेंट पर इजरायल की सोवरेनिटी। इसके बदले में इजरायल 4 साल तक कोई भी न्यू सेटलमेंट नहीं करेगा जब तक पैलेस्टीनियन स्टेटहुड नेगोशिएट नहीं हो जाता है। आइए अब चलते हैं इसके दूसरे मेन पिलर की ओर और समझते हैं कि यह रिलेशनशिप बेहद स्पेशल क्यों है। फर्स्ट, इजरायल अमेरिका के एड का लार्जेस्ट रिसीवर है
आंकड़े बताते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस ने इसराइल को $158 बिलियन का एड दिया है। करेंटली इसराइल को यूएस की तरफ से $3.8 बिलियन की मिलिट्री एड हर साल मिलती है, जो कि उसके टोटल मिलिट्री बजट का 16% है। सेकेंड, इसराइल को हर मोड़ पर यूएसए का पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता रहा है। उदाहरण के तौर पर इसराइल एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, फिर भी उसे कभी भी किसी ग्लोबल स्क्रूटनी का सामना नहीं करना पड़ा है। इसके अलावा यूएस इसराइल को प्रैक्टिकली अनकंडीशनल फाइनेंशियल, मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यह जानते हुए भी कि वो 1967 से पैलेस्टीन पर कब्जा किए हुए है तथा मोस्ट इम्पोर्टेंटली 1972 से लेकर अब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने इसराइल के फेवर में 50 बार से ज्यादा वीटो पावर कर उसे बचाया है। थर्ड, बात अगर इकोनॉमिक ट्रेड की करें तो यहाँ पर भी यूएस इसराइल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है विद अराउंड $50 बिलियन ट्रेड, जबकि इंडिया और इसराइल के बीच फाइनेंशियल ईयर 2023 में $12 बिलियन का ही ट्रेड हुआ। फोर्थ, अगर हम डिफेंस रिलेशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो यूएस इसराइल के साथ हथियार बनाने में ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी काम करता है। फॉर एग्जांपल, आयरन डोम जो कि इसराइल की मिसाइल डिफेंस शील्ड है, उसके पार्ट्स अमेरिका में बनते हैं, यहाँ तक कि उसकी फाइनेंसिंग भी अमेरिका से ही होती है। फिफ्थ, यूएस की तरफ से इसराइल को सपोर्ट करने में एक कंसिस्टेंसी नजर आती है। ऑस्लो प्रोसेस और टू स्टेट सॉल्यूशन देने के बाद भी यूएस इसराइल रिलेशंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नजर नहीं आता है। हाल ही में हुए इसराइल हमास मुठभेड़ को भी यूएस इसराइल्स राइट टू डिफेंड की संज्ञा देता दिखा है। अब आइए एक नजर हाल के यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और उनके इसराइल के साथ रिलेशंस को समझते हैं। सबसे पहले ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। हालांकि ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर ओबामा और नेतन्याहू में क्लैशेस देखने को मिले हैं, लेकिन वही ओबामा अपने 8 साल के कार्यकाल में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल के समर्थन करते नजर आए हैं और अपने टर्म के लास्ट मंथ में $38 बिलियन का पैकेज भी इसराइल के लिए क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की। उन्होंने अपने कार्यकाल में जेरूसलेम को इसराइल की कैपिटल के रूप में रिकॉग्नाइज किया था और यूएस असेंबली को वहां शिफ्ट किया था। साथ ही गोलन हाइट को भी उन्होंने इसराइल की टेरिटरी के रूप में एक्सेप्ट किया, जो कि उसने 1967 में सीरिया से एनेक्स किया था। करेंटली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से देखें तो उन्होंने शुरू में नेतन्याहू द्वारा इसराइल में जुडिशरी की पावर कम करने को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन 7 अक्टूबर यानी इसराइल पर हमास हमले के बाद यूनाइटेड स्टेट ने इसराइल का पूरा सपोर्ट किया था। वहीं डेमोक्रेट्स की तरफ से पड़ने वाले प्रेशर की वजह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का यह भी कहना है कि रीऑक्युपेशन ऑफ गाजा बाय इजरायली फोर्सेस इज नॉट जस्ट राइट थिंग टू डू। अब चलते हैं फोर्थ पिलर की ओर और उस सवाल को डिकोड करने का प्रयास करते हैं जिसके लिए हमने इस वीडियो में इतनी बातें की। यस, व्हाई डज द यूएस ऑलवेज बैक इजराइल? यूएस को क्या ही जरूरत है ऐसा करने की, आइए जानते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट इजरायली कम्युनिटी या जेविश कम्युनिटी को एक प्रोस्परस कम्युनिटी के रूप में देखता है। यह तो आप भी जानते होंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ऑयल का सोर्स अगर अरब थे तो फाइनेंस का सोर्स यही जेविश कम्युनिटी थी। इसके अलावा इसराइल ने 1967 के 6 डेज वॉर में इजिप्ट और सीरिया को हराया था। यह दोनों ही कंट्रीज सोवियत की एलाइज थी। बिना यूएस के सपोर्ट से इन दोनों कंट्रीज को हराना इस बात का प्रमाण है कि इसराइल यूनाइटेड स्टेट के लिए मिडिल ईस्ट में एक रिलायबल पार्टनर है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूनाइटेड स्टेट की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ज्यूज ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया है और आज भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन ज्यूज यूनाइटेड स्टेट में पॉलिटिकली एक्टिव ग्रुप हैं। देयरफॉर यूनाइटेड स्टेट की दोनों पार्टीज प्रो इजरायली दिखती हैं। इसके अलावा अमेरिका की पॉपुलेशन का एक मेजर चंक इसराइल के बारे में फेवरेबल व्यू रखता है। साथ ही साथ प्रो इजराइल ग्रुप यूनाइटेड स्टेट की दोनों ही पार्टीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट 2020 कैंपेन में प्रो इजरायली ग्रुप ने $30 बिलियन से भी ज्यादा खर्च किया था, जिसमें 63% डेमोक्रेट्स के लिए गया था और बाकी का रिपब्लिकन पार्टी के लिए।
सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट के अंदर एक पावरफुल इजरायली लॉबी का भी प्रेजेंस दिखाई देता है। जॉन मीर साइमर और स्टेफन वॉल्ट की किताब द इजराइल लॉबी के मुताबिक यह लॉबी यूनाइटेड स्टेट को इजराइल की तरफ इन्फ्लुएंस करती है और प्रो इजराइल वॉइसेस को एम्पलीफाई करने के साथ साथ प्रो इजराइल पॉलिटिशियंस को बैक करने का भी काम करती है। Apart from this, it also works toward neutralizing voices critical of Israel. For example, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर कमेटी। इसके अलावा दोनों ही देशों की मिलिट्री और इंडस्ट्रियल इंटरडिपेंडेंस इस रिश्ते को और मजबूत बनाती हैं। आयरन डोम इसका जीता जागता उदाहरण है, जिसमें यह इजराइल के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके कंपोनेंट्स और फाइनेंसिंग अमेरिका में होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इजराइल को लेकर यूनाइटेड स्टेट में एक इंस्टीट्यूशनल कंसेंसस देखने को मिलता है। यूनाइटेड स्टेट में सरकार चाहे जिस भी पार्टी की हो, प्रेसिडेंट चाहे जो भी हो, वह प्रो इजराइल हो ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोसाद और सीआईए के बीच एक अच्छा तालमेल देखने को मिलता है। अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट पिलर की ओर और सिक्के के दूसरे पहलू को भी जानने की कोशिश करते हैं, दैट इज यूनाइटेड स्टेट और इजराइल रिलेशंस में क्या क्या चैलेंजेस अथवा क्या क्या टेंशंस रहे हैं। 1956 के सुएज क्राइसिस के दौरान आइजनहावर एडमिनिस्ट्रेशन इजराइल से काफी नाराज दिखाई दिया था। इस नाराजगी के पीछे कारण यह था कि इजराइल अमेरिका को बिन बताए फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर सुएज वॉर लॉन्च कर दिया था। सिमिलरली 1960 में यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इजराइल के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम से नाखुश थे। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ने कई मौकों पर इजराइल पर प्रेशर बना पीस ट्रीटीज साइन करवाई है। फॉर एग्जाम्पल, कैंप डेविड एग्रीमेंट एंड ऑस्लो एकॉर्ड। अमेरिका ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसे अरब कंट्रीज को मेंटेन करना, बैलेंस करना मुश्किल हो रहा था। मोर ओवर, एनेक्सेशन के मुद्दे पर भी कहीं कहीं दोनों देश अलग अलग नजर आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड इंतिफादा के दौरान यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वेस्ट बैंक में इजराइल को रेस्ट्रेन दिखाने के लिए प्रेस किया था, तो रिटर्न में इजरायली प्राइम मिनिस्टर एरियल शेरोन ने यूनाइटेड स्टेट पर अरब अपीजमेंट का आरोप लगाया था। ऑन ए सिमिलर ट्रेंड, ईरान न्यूक्लियर डील को भी लेकर ओबामा और नेतन्याहू के बीच क्लैशेस रहे हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जोए बिडेन का भी हाल में दिया गया स्टेटमेंट जिसमें वह इजरायली फोर्सेस के गाजा पर ऑक्यूपेशन को गलत ठहराते हैं, दोनों कंट्रीज के बीच डिफरेंसेस को दर्शाता है। आज के इस वीडियो में यूनाइटेड स्टेट इजराइल रिलेशंस के बैकग्राउंड को ब्रीफ में समझा। इसके अलावा इस रिलेशन के स्पेशल होने के पीछे प्रोबेबल रीजंस को जाना, साथ ही साथ पिछली 3 यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इजराइल के रिश्तों को जानने की कोशिश की। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आज के मेन क्वेश्चन कि व्हाई डज यूएस ऑलवेज बैक इजराइल की असल वजह को डिकोड किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यह भी जानने की कोशिश की कि इन दोनों देशों के बीच क्या टेंशन्स रहे थे। Thank you so much for watching this video. To get PDF of this discussion, you can find the link of Telegram channel in the description below. As we know, an idea needs propagation as much as a plant needs watering. Therefore, it's your duty to like, share and subscribe this channel. Quality contents are in line for you. We will meet soon with the new episode. Till then, God bless you all.